प्यारे साथियों, आज इंडियन पॉलिटी का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक कैग के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी हम देखेंगे और इसके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका संविधान में वर्णन कहाँ है, तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक। तो कैग जो पद है उसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो बताएंगे आर्टिकल 148 में। तो अगर पूछा जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है, तो 148 में। जो अनुच्छेद 148 से 151 में इसका पूरा वर्णन है कि कैग का क्या काम है, तो वो सारा वर्णन 148 से लेकर 151 में है। केवल ये पूछा जाए कि पद का वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 148 में। ये कईयों बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात करते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राष्ट्रपति कोई काम अपने मन से तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी मंत्रिपरिषद की सलाह से, किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि आर्टिकल 74 में कहा गया है जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। जैसा मंत्रिपरिषद कहती है, जिस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद कहेगी उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। दूसरी बात देखते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है। ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। जब मंत्रिपरिषद के कहने पर नियुक्त करती है, तो एक बार देख लेते हैं कि कैग का काम क्या होता है। कैग का काम क्या होता है? सरकार जो खर्चा करती है ना, उस खर्चे को लिखना और ये देखना कि सरकार कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रही है। अब बताइए, जब सरकार उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी, वही व्यक्ति सरकार के खर्चे को देखेगी, तो पारदर्शिता कैसे रहेगी? सरकार जिस व्यक्ति को चाहे उस व्यक्ति को नियुक्त करवा सकता है, तो वो सरकार की कमियां तो नहीं गिनाएगा। सरकार जैसे कहेगी कि ये नेशनल हाईवे है, इस पर 5000 करोड़ खर्च होने हैं, तो कह देगा हाँ 5000 करोड़ ठीक है, ठीक अमाउंट है। जबकि उसे देखना चाहिए कि 5000 करोड़ कहीं ज़्यादा तो नहीं है। ये वाला मतलब जो प्रोजेक्ट है 4000 करोड़ में हो सकता है या 4500 करोड़ में हो सकता है। तो ये सब देखना चाहिए इसको। लेकिन मंत्रिपरिषद की पसंद का व्यक्ति होता है तो कोई बात नहीं। तो आगे देखते हैं इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना? 6 ईयर्स या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखो, अब आप लोग कहोगे 6 वर्ष और 65 वर्ष एक कैसे? तो इसमें देखते हैं 6 वर्ष ऐसे कि यदि उसकी ज्वाइनिंग 40 वर्ष की उम्र में हुई तो वो 6 साल पूरे कर लेगा। 40 वर्ष तक तो उसके 6 वर्ष हो जाएंगे। अगर मान लो उसकी उम्र 62 साल है, इसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हुई, तो केवल वो 3 साल काम कर पाएगा 65 वर्ष तक। कब तक? 65 साल तक काम कर पाएगा, क्योंकि 62 साल का भी है तो 3 साल और कर सकता है, मैक्सिमम 65 साल तक। आगे देखते हैं इसका त्यागपत्र। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? राष्ट्रपति को सौंपता है। इसको यदि हटाना हो तो कैसे हटेगा? यदि इसको हटाना है तो ठीक उसी प्रकार से हटेगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने का वर्णन आर्टिकल 124 में है। कहाँ? आर्टिकल 124 के 4 में है। आर्टिकल 124 के 4 में है। तो इसको देख लेते हैं कि इसको हटाते कैसे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना बहुत कठिन का काम होता है। इससे सिंपल काम तो राष्ट्रपति को हटाना होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाना उससे भी कठिन का काम होता है। चलो देखते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है तो ये वाला बिल या ये प्रस्ताव चाहे लोकसभा में आए या राज्यसभा में आए, कहीं से भी शुरू हो सकता है। लेकिन जब प्रस्ताव शुरू होगा उसके 14 दिन पूर्व उनको सूचना देने होगी कि हम तुम्हारे खिलाफ प्रस्ताव लेके आ रहे हैं तुम्हें हटाने का। लोकसभा से या राज्यसभा से।
लेकिन इसमें एक कंडीशन है, यदि लोकसभा से हटाया जाएगा तो कम से कम 100 लोग, कम से कम लोकसभा के 100 मेंबर इसको अनुमति देंगे इस प्रस्ताव को लाने का। तो लाने का कि हम इस प्रस्ताव को लेके आ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा रहे हैं। 100 लोग या 100 MP जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद में बैठते हैं, तो 100 लोग होंगे। जब 100 लोग सहमति दे देंगे तो लोकसभा में बैठते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसको बोलते हैं स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। इसके बाद जाएगी वो प्रस्ताव स्पीकर के पास। यदि स्पीकर सहमति दे दे, चलो हाँ ठीक है इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं, तो स्पीकर एक जांच समिति का गठन करेगा। किसका? जांच समिति, जांच समिति। और यदि देखने दे, और यदि राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होता है, शुरू होता है, तो राज्यसभा के कम से कम 50 लोग इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें 100 लोग, इसमें उसका जस्ट आधा, तो 50 लोग। और राज्यसभा में कौन अध्यक्ष होता है? सभापति। कौन होता है? सभापति। तो राज्यसभा के जो सभापति होंगे तो वो सहमति दे देंगे, उसके बाद जांच समिति बनेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस आधार पे हटाया जाएगा? आधार पे होना चाहिए ना कि हम इस आधार पे हटाएंगे। तो आधार का वर्णन 2 आधार बताए गए हैं। यदि इन लोगों को लग रहा है कि साबित कदाचार ऐसा कोई काम किया है जो बहुत बुरा है, साबित कदाचार या अक्षमता, कि वो सक्षम नहीं रह गया, अपना काम करने के लिए सक्षम नहीं रह गया, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, वो अपना काम करने के लिए सक्षम नहीं रह गया, या उसने कोई बहुत बुरा काम किया है, इन 2 आधारों पर वो लोग हटा सकते हैं। हटा नहीं सकते, इन 2 आधारों पर क्या ला सकते हैं? प्रस्ताव लेके आएंगे। प्रस्ताव लेके आएंगे, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में, तो ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इसके बाद जब जांच समिति बनेगी, अब ये जांच करेगी, क्या जांच करेगी कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि नहीं, साबित कदाचार किया है कि नहीं, कि अक्षमता है कि नहीं। तो जांच समिति में कौन कौन रहेगा? 3 लोग रहेंगे। कितने लोग? 3 लोग। 3 लोग कौन कौन? एक सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और एक रहेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तीसरे रहेंगे एक होने चाहिए कानून का ज्ञाता। तीसरा कानून का ज्ञाता कोई भी हो। तब ये लोग जांच करेंगे और जांच साबित हो जाए, जांच सही पाए जाए, फिर इसके बाद क्या करना चाहिए? लोकसभा में 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेंगे। 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेंगे। लोकसभा में पारित हो गया तो फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करेंगे। जैसे यहाँ से शुरू हुआ तो 100 लोग क्या करेंगे? उस प्रस्ताव पर सहमति देंगे। इसके बाद स्पीकर के पास जाएगा। यदि मान लो कि राज्यसभा वालों को लग रहा है कि इनको हटाना चाहिए, तो राज्यसभा से, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से शुरू होगा। लेकिन जब जांच समिति पा लेगी कि इन्होंने कदाचार किया है या असक्षम हुए हैं, तब इसके बाद दोनों से पास होना आवश्यक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, 2/3 बहुमत से। जब दोनों से साबित हो जाए, दोनों से पारित हो जाए, इसके बाद राष्ट्रपति साहब के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देंगे, उसके बाद से ये पद खाली माना जाएगा या ये हट जाएंगे। तो कैग को भी उसी प्रकार से हटाते हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। अब देखते हैं कि कैग का काम क्या होता है। हाँ तो साथियों, अब हम देखते हैं कि कैग का काम क्या होता है। कैग का काम होता है, सरकार जो खर्चे करती है तो उन खर्चों का लेखांकन करना और लेखा परीक्षण करना। क्या करना? लेखांकन और लेखा परीक्षण। अभी जानते हैं इसके बारे में क्या होता है, लेखांकन और लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण, देखो, लेखांकन को बोलते हैं अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण को बोलते हैं ऑडिटिंग।
लेखांकन करना और लेखा परीक्षण करना। जैसे सरकार हमारा खर्चा करती है, सरकार जो पैसे लेके जाती है, तो इससे सरकार कहाँ कहाँ कितना पैसे खर्च करती है उसको एक प्रारूप में लिखने का काम कैग करता है। कि मान लो इन्होंने कृषि पर इतना खर्चा किया और इन्होंने नेशनल हाईवे बनाने पर इतना खर्चा किया, तो पूरा ब्यौरा कैग के पास रहता है कि सरकार कहाँ कितना खर्चा करती है। तो ये कहलाता है लेखांकन करना। और लेखा परीक्षण करना क्या कहलाता है? लेखा परीक्षण करना ये कहलाता है, मान लो पैसा इन्होंने कृषि पर 500 करोड़ किया खर्चा, और नेशनल हाईवे जो बनाया है उस पर 5000 करोड़ किया, तो इनकी ऑडिटिंग करना, इसको देखना कि ये सही है या गलत है, कि नेशनल हाईवे पे इतना खर्चा हुआ है, ये सही है या नहीं है। इतना खर्च करते समय उन्होंने ऐसा तो नहीं फिजूल खर्ची का काम कर दिया हो। इन सबको देखने का काम भी किसका है? कैग का है। देखो, वही लेखांकन करेगा, फिर वही इस सबको चेक करेगा। जैसे हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम ही पेपर दें और हम ही खुद उसको चेक कर लें, तो ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होता है कि खुद तुम लिखो और खुद तुम चेक करो कि सही है कि नहीं। तो इसको लेके बहुत राजनीतिक हलचल हुई। जो अपोजिशन वाले कहने लगे कि सरकार अपने मनमाने तरीके से खर्च करती है और खुद ही ऑडिटिंग करती है और खुद ही अकाउंटिंग करती है। तब क्या हुआ? तब कहा गया कि लेखांकन का काम किसी और को दिया जाए। जो कैग है, जो राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकारों का भी यही काम करती थी। केंद्र सरकार का काम करती थी, साथ में सभी राज्य सरकारों का भी लेखा जोखा यही रखती थी। तो क्या हुआ, 1950 से लेके जब से संविधान लागू हुआ 1976 तक एक केंद्र सरकार के दोनों काम करती रही, लेखांकन और लेखा परीक्षण। खुद उन सब चीज़ों की लिस्टिंग करना, खुद ही चेक कर लेना। तो 1976 में केंद्र सरकार ने एक काम क्या किया, लेखांकन का काम है वो कैग से हटा के CGA को दे दिया। किसको? CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। क्या? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और बाकी लेखा परीक्षण का काम कैग को ही रहने दिया, कैग को ही रहने दिया। तो CGA काम क्या करता है? अब लेखांकन का काम करता है। और CAG क्या करता है? लेखा परीक्षण का काम करता है। ये लिस्टिंग करता है और ये देखता है क्या जो सरकार ने पैसा खर्च किया है वो सही है कि नहीं है, ज़्यादा खर्च तो नहीं कर दिया है, ये सब देखता है। और राज्य सरकारों का जो कैग है वो दोनों काम करता है। यदि पूछा जाए CGA और CAG में क्या अंतर है, CAG और CGA में क्या अंतर है, तो CAG करते हैं राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार। राज्य सरकारों के अकाउंटिंग, लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों काम करते हैं, जबकि केंद्र सरकार का केवल लेखा परीक्षण का काम करते हैं। जबकि CGA क्या करता है? केवल केंद्र सरकार का लेखांकन का काम करता है। बढ़िया से नोट्स बनाएंगे इसके साथ साथ। जब ये अपना लिस्टिंग करके दे देते हैं तो ये राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी जो रिपोर्ट है, क्या अपनी रिपोर्ट, कैग ने अपनी रिपोर्ट, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से, किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में रखवाते हैं। कहाँ पे? संसद में। कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करने के बाद राष्ट्रपति को दे देता है और राष्ट्रपति साहब इसे संसद में रखवाते हैं। अब संसद भी तो चेक करेगी कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कैसे खर्च कर रही है। तो संसद में होती है क्या? समितियाँ। तो एक वित्तीय समिति है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। क्या? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो कैग की रिपोर्ट है इसको चेक करती है कि सरकार ने किस प्रकार से खर्च किया है। लोक लेखा समिति का ये काम है। कैग ने जो सरकार के खर्चों का ब्यौरा दिया है वो जाके लोक लेखा समिति चेक करेगी। तो आप बताएंगे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य। 22 सदस्यों में से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। 15 और 7 22। किस प्रकार से चुनते हैं इसका वर्णन हम जब समितियां पढ़ाएंगे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उसमें इसके बारे में ब्यौरा देंगे। तो
एक क्वेश्चन और पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कैग कौन थे? पहले कैग या पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो पहले थे नरहरि राव। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नरहरि राव। क्या वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अभी है गिरीश चंद्र मुर्मू। हाँ, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए करिए। धन्यवाद।